दोस्तों ये स्टोरी का 53 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। पैंथर और विराज तो सोच रहे थे कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। दोनों ही उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहे थे, लेकिन शिवाय वह तो ऐसे बैठा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी बाउंसर जो सामने खड़े थे, उनमें से एक हट्टा कट्टा बाउंसर उनकी गाड़ी के सामने आया और उसने सबको डराने के लिए एक पंच बनाकर गाड़ी के बोनट पर मार दिया। बोनट बीच में से लगभग पिचक गया। उस बाउंसर को देखकर विराज, पैंथर और शिवाय तीनों को गुस्सा आने लगा। वहीं आर्या और वीरा तो डरने लगी। आर्या की शक्ल पर तो 12 बज चुके थे, वीरा तो फिर भी खुद को संभाल रही थी। वहीं वह बाउंसर इशारों में उन्हें बाहर आने के लिए कह रहा था। शिवाय ने एक बार फिर आईब्रोज उचकाकर विराज और पैंथर को देखा। वहीं विराज और पैंथर अब गुस्से में आ चुके थे। दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरने की सोच ली। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो आर या पार। विराज ने जैसे ही गाड़ी से बाहर आने के लिए गाड़ी के हैंडल पर टच किया, वीरा ने विराज की बाजू को पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो? विराज ने कहा, कहाँ जा रहा हूँ, मतलब इनमें से लड़ने। वीरा गुस्से में बोली, 12 बाउंसर हैं, चटनी बना देंगे तुम्हारी। विराज ने कहा, तो क्या डरपोक बनकर यहीं बैठा रहूं? इस पर वीरा ने कहा, इसमें डरपोक होने वाली क्या बात है? देखो विराज, तुम्हारी टांगे अभी ठीक हुई हैं, दोबारा से तोड़ देंगे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। वीरा ने फिर शिवाय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, भैया आप जाइए ना बाहर। शिवाय ने हैरानी से पीछे पलटकर वीरा से कहा, अच्छा, विराज के तो पैर तोड़ देंगे, उनकी तो चटनी बना देंगे और मुझे छोड़ देंगे? वीरा भी हल्के गुस्से में बोली, वह सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन इस बार विराज की टांग टूटी तो मैं नहीं जोड़ने वाली, क्योंकि इस बार टांग टूटेगी नहीं, इस बार टांग धड़ से अलग हो जाएगी। यह सुनते ही विराज तो हैरानी से वीरा को देख रहा था और फिर हल्की नाराजगी में बोला, तुम मेरी फिक्र कर रही हो या फिर मेरी बेइज्जती कर रही हो? वीरा भी अकड़ कर बोली, डेफिनेटली बेइज्जती कर रही हूँ, और तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर से मुझे ही तुम्हारी खिदमत करनी होगी, और अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, फ्री नहीं हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप बैठे रहो। आए बड़े हीरो की तरह उतरने लगे, हड्डियां तोड़कर हाथ में दे देंगे। विराज ने वीरा को देखा और हैरानी से पूछा, खिदमत? वीरा गुस्से में बोली, मेरा सिर। फिर उसने शिवाय की बाजू पर हाथ मार कर कहा, भैया आप जाइए। शिवाय ने भी कंधे उचकाकर कहा, मैं क्यों जाऊं? वही आर्या तो सबको बातें करते हुए देख रही थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सोच रही थी कि वीरा बार बार इस ड्राइवर को ही बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। तभी पैंथर गाड़ी से बाहर चला गया। पैंथर को देखते ही वीरा ने अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, अब तो यह शायद ही जिंदा वापस आएंगे। वहीं पैंथर जब अकेला बाहर गया तो विराज से रुका नहीं गया, इसलिए वह भी गाड़ी से बाहर चला गया। दोनों ही उन बाउंसर के सामने आ गए और फाइटिंग मोड में खड़े हो गए। तभी एक बाउंसर ने विराज को मारने के लिए हाथ उठाया तो विराज ने उसका हाथ वहीं पर झटक दिया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बाउंसर काफी मजबूत था, लेकिन विराज ने पंच इतनी जोर से मारा था कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तभी एक और बाउंसर आगे आया और वह भी पैंथर को मारने के लिए हाथ उठाने लगा, लेकिन पैंथर ने भी उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और खींचकर एक कोहनी उसकी गर्दन पर मार दी। वह बाउंसर भी जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे फाइटिंग होने लगी। पहले दो दो बाउंसर आगे आ रहे थे और विराज और पैंथर से लड़ रहे थे, लेकिन अब सारे बाउंसर मिलकर विराज और पैंथर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनमें से एक बाउंसर ने विराज के मुंह पर एक पंच मार दिया और विराज गाड़ी के बोनट पर आकर गिरा। यह देखते ही वीरा की चीख निकल गई, उससे रुका नहीं गया और वह गाड़ी से बाहर निकली और विराज के पास जाने लगी। वहीं सिवाय जब तक पैंथर और विराज उन्हें पीट रहे थे, तब तक सिवाय आराम से फाइटिंग देख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने विराज को मारने की कोशिश की, सिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। इतने में एक बाउंसर ने पैंथर के पैर पर वार किया और पैंथर की चीख निकल गई। यह देखते ही सिवाय गाड़ी से उतरा और उसने कुछ ही पल में बाउंसर पर बजाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैल रही थी। आर्या को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह ड्राइवर समझ रही है वह ड्राइवर नहीं, बॉडीगार्ड है, और ऐसा बॉडीगार्ड जो जिसे मारता वह दोबारा नहीं उठता।
आर्या भी गाड़ी से बाहर आ गई। तीनों भाई मिलकर उन बाउंसर को पीट रहे थे। तभी एक बाउंसर वीरा की तरफ बढ़ने लगा। वीरा ने सड़क के किनारे से एक पत्थर उठाया, उसे अपने पल्लू में बांधा, उसे बाउंसर के सिर पर मारने लगी। आर्या तो यह नजारा देखकर हैरान थी और मन ही मन बोली, या तो चारों ही मारते हैं, या रघुवंशी फैमिली कैसी है। तभी मैं सोचूं, यह सब इस ड्राइवर को भैया भैया क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उनका बॉडीगार्ड भी है, और यह सब इसीलिए इस ड्राइवर से डरते हैं, क्योंकि जब यह ड्राइवर मारता है तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे भी डर कर रहना पड़ेगा। मैंने तो पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। तभी आर्या के पैरों के पास आकर एक बाउंसर गिरा और आर्या 2 कदम पीछे हट गई। सिवाय आर्या के पास आया, उसने उस बाउंसर का कॉलर पकड़कर उठाया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। आर्या ने तो डर के मारे अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। उसकी मोटी मोटी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। सिवाय फिर से उन बाउंसर को मारने लगा। वहीं आर्या की तो नजर सिर्फ सिवाय पर टिकी हुई थी। वह बस सिवाय को ही देख रही थी और अचानक ही देखते देखते उसकी नजर सिवाय के चेहरे पर होती हुई उसकी बॉडी पर गई। सिवाय इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी सिवाय ने अपना कोट निकाल कर एक साइड फेंका और अपनी बाजू फोल्ड करके फिर से फाइटिंग मोड में आ गया और आर्या बस सिवाय को ही देखती रही। सिवाय सच में इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पंच सिवाय के गाल पर भी लगा था, जिस वजह से सिवाय के होंठ के कोने से हल्का सा खून आ गया, जो सिवाय की पर्सनालिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वहीं आर्या तो बस सिवाय में जैसे खोती जा रही थी और तभी आर्या अपने सेंस में वापस आई और खुद से ही बोली, या तो क्या कर रही है, वह बस एक बॉडीगार्ड है और वैसे भी तुझे तो उससे डरना चाहिए। अब पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा। देख जरा इन आदमियों को कैसे उठा उठा कर पटक रहा है, या तो अंडरटेकर को भी फेल कर रहा है। सिवाय लड़ रहा था, वहीं आर्या के पास एक बाउंसर आने लगा और आर्या डर के मारे पीछे हटने लगी। सिवाय ने बिना पीछे पलटे कहा, अगर इस लड़की को हाथ भी लगाया तो जिंदगी भर किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगे। वह बाउंसर सिवाय की धमकी सुनकर डर गया, क्योंकि वह बहुत देर से अपने साथियों को पिटते हुए देख रहा था। और तभी वीरा ने जो पत्थर अपने पल्लू से लपेटा हुआ था, उस पत्थर से आर्या के सामने खड़े बाउंसर के सिर पर वार कर दिया और वह बाउंसर धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर विराज, सिवाय और पैंथर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पैंथर ने मारते हुए विराज को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है विराज, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ तो पूरे लड़ाकू हो। विराज ने भी शर्माते हुए एक बाउंसर को पंच मारा और बोला, क्या बात कह रहे हो भैया, अभी तो हस्बैंड वाइफ बनने में बहुत लंबी प्रोसेसिंग है। अभी तो मैंने इसे प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे जल्दी से या रघुवंशी फैमिली की चौथी बहू बन जाए। वहीं सिवाय ने भी बाउंसर को कोहनी मारकर हंसते हुए कहा, जैसे तेरी स्पीड है ना, मुझे लगता है तुझसे पहले देव बहू ले आएगा। यह सुनते ही पैंथर हंसने लगा। वहीं विराज का मुंह बन गया। कुछ देर और लड़ने के बाद सारे बाउंसर सड़क पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। वहीं वीरा ने भी एक गहरी सांस ली और अपने पल्लू में लपेटा हुआ पत्थर फेंक दिया। विराज वीरा के पास आया तो उसकी तारीफ करता हुआ बोला, क्या बात है वीरा, तुम तो पूरी लड़ाकू विमान हो। वीरा ने भी पूरे घमंड के साथ अपने हाथ झाड़े और बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को बचाने के लिए क्या करती हूँ। अगर लड़ाकू विमान नहीं होती तो पता नहीं कब किसका शिकार बन जाती। वहीं आर्या तो बस चोर नजरों से सिवाय को देख रही थी। आर्या ने सिवाय का जो रूप देखा था, उसके चलते उसके अंदर सिवाय को लेकर डर बैठ गया था और आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि वह आज के बाद सिवाय के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगी और ना ही सिवाय के आसपास भटकेगी, क्योंकि सिवाय का क्या भरोसा किसी दिन उठाकर उसे पटक दे। तभी पैंथर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वीरा ने गाड़ी में से फर्स्ट एंड बॉक्स निकाला और विराज के चेहरे पर लगी हुई चोटों को कॉटन लेकर साफ करने लगी। पैंथर तो अपनी चोटों को खुद ही झाड़ रहा था, सिवाय भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को साफ कर रहा था। वहीं आर्या तो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे गायब हो गई हो। उसकी हिम्मत तो सिवाय की तरफ देखने के भी नहीं थी। वहीं वीरा का सारा ध्यान विराज की चोटों पर दवाई लगाने पर था और विराज का सारा ध्यान वीरा पर। विराज ने मन ही मन खुद से कहा, कब कहूंगा इसे अपने दिल की बात, और यह भी तो समझती नहीं, या फिर समझ के भी
नहीं समझना चाहती, पता नहीं मेरी नैया इतनी मझधार में क्यों है। कभी कभी तो लगता है शिवाय भाई सही कहते हैं, मुझसे पहले तो देव ही रघुवंशी फैमिली में बहू ले आएगा और मैं बस वीरा को देखता रहूंगा। वीरा ने विराज की बैंडेज कर दी और फिर पैंथर की ओर देख कर कहा, भैया मुझे घर कैसे छोड़ोगे। पैंथर ने कहा, इस गाड़ी का तो कबाड़ बन चुका है, कॉल किया है मैंने, थोड़ी देर में रघुवंशी मेंशन से गाड़ियां आ जाएंगी। वहीं शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा तो आर्या तो अपनी आंखें इधर उधर करने लगी। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह समझ गया कि आर्या को उससे डर लगने लगा। शिवाय ने फिर मन ही मन खुद से कहा, अच्छा है डर रही है, अब इसकी जुबान कैंची की तरह नहीं चलेगी। क्या कुछ बना दिया, चौकीदार, ड्राइवर, केयर टेकर। अब शायद इसे समझ आए कि मैं शिवाय हूँ, शिवाय रघुवंशी। शिवाय अपने में ही खुश हो रहा था, जबकि आर्या तो उसे अब बॉडीगार्ड समझने लगी थी। थोड़ी देर बाद वहां रघुवंशी मेंशन से 6 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से कुछ बाउंसर बाहर निकले और सारे शिवाय के सामने जाकर खड़े हो गए। शिवाय ने सबको देखकर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, इन सारे बाउंसर को ठिकाने लगाओ। सारे बाउंसर शिवाय का आर्डर मिलते ही उन बाउंसर को उठा उठाकर गाड़ियों में बैठाने लगे और फिर उस काफिले की 3 गाड़ियां वहां से चली गईं। शिवाय ने विराज की तरफ देखकर कहा, जाओ वीरा को घर छोड़ दो। उसने पैंथर को देखकर घूरा, तुम रघुवंशी मेंशन चले जाओ। विराज ने इशारों में पूछा कि आर्या। शिवाय ने कहा, आर्या को मैं रजावत हाउस छोड़ दूंगा। या सुनते ही आर्या की तो सांस भारी होने लगी। उसे शिवाय से डर लगने लगा। उसने खरगोश सा मुंह बनाकर विराज को देखा और धीरे से चूहे जैसी आवाज निकाल कर कहा, विराज तुम मुझे छोड़ने वाले थे ना, मैं इस बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाऊंगी। या सुनते ही शिवाय की भौहें तन गई और उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वहीं वीरा और विराज और पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी ने भी आर्या की मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं। विराज ने वीरा को इशारा किया और वीरा विराज के साथ जाकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। आर्या तो आंखें फाड़े विराज को जाते हुए देख रही थी। उसने फिर पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देखा तो पैंथर ने तो आर्या की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप एक गाड़ी में बैठकर चला गया। आर्या तो आंखें फाड़े विराज को जाते हुए देख रही थी। उसने फिर पैंथर को उम्मीद भरी नजरों से देखा। वहीं शिवाय कमर पर हाथ रखकर आर्या को देखकर धीमा धीमा सा मुस्कुरा रहा था और आर्या तो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे सच में शिवाय से डर लग रहा था। शिवाय ने बहुत धीरे से और प्यार से कहा, तो राजकुमारी तुम्हें स्पेशल कहना पड़ेगा या गाड़ी में बैठ जाओगी। आर्या ने तो डर के मारे शिवाय की तरफ देखा ही नहीं, पर चुपचाप नजर झुकाए धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाने लगी। आर्या ने जैसे ही गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाकर उसे खोलना चाहा, आर्या से वह गेट खुला ही नहीं। आर्या बहुत देर तक जान लगाती रही ताकि वह गेट खुल जाए, लेकिन गाड़ी का गेट भी शायद आर्या के मजे ले रहा था। आर्या ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय अपना एक हाथ गाड़ी की छत पर लगाकर बड़े स्टाइल से खड़ा हो गया और आर्या को देखकर बड़े प्यार से बोला, राजकुमारी वह जुबान चलती है या हाथ भी चलते हैं, थोड़ी जान लगाओगी तो खुल जाएगा। वहीं आर्या तो मन ही मन बोली, कहाँ फंस गई, अच्छा खासा पापा मम्मी के साथ चली जाती, लेकिन नहीं, विराज विराज से बात करने के लिए रुक गई। अब यह राक्षस तो मुझे छोड़ेगा नहीं, जहां मैंने जुबान चलाई वहीं मेरी जुबान काट देगा। आर्या एक बार फिर गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह गेट खुल ही नहीं रहा था। आर्या ने फिर से एक बार चोर नजरों से मासूम बनकर शिवाय की तरफ देखा। वहीं शिवाय तो आज आर्या की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिवाय आर्या को देख रहा था। आर्या फिर से गेट खोलने का स्ट्रगल करती रही। शिवाय को अब हंसी आ गई। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और आर्या के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगाई और गाड़ी का गेट खुल गया। वहीं आर्या ने यह सब देखा तो एक बार झटके से पलटकर गुस्से में शिवाय को देखने लगी। वहीं शिवाय तो मुस्कुराकर आर्या को देख रहा था। दोनों के बीच कुछ इंच का फैसला था। आर्या गुस्से में शिवाय की आंखों में देख रही थी। वहीं शिवाय की आंखों में आर्या के लिए सिर्फ प्यार था और एक उम्मीद की उसकी छुई मुई बहुत जल्द ठीक होकर उसके पास आ जाएगी। सिवाय आर्या के आंखों में देखकर प्यार से बोला, मुझे देखने का इतना ही शौक है तो चलो रजावत हाउस चलकर तुम्हें कमरे में बैठाते हैं, फिर आराम से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर लेना।
यह सुनते ही आर्या को खुद पर फिर से गुस्सा आने लगा कि उसने शिवाय को एक बार फिर नाराज कर दिया। आर्या जल्दी से अपनी नजर हटाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं शिवाय भी घूम कर गया, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवाय ड्राइव कर रहा था और आर्या मन ही मन गुस्से में शिवाय को कोस रही थी। आर्या बोली, कितना चालू बॉडीगार्ड है, गाड़ी लॉक की थी, फिर भी मुझे नर्वस करके डायलॉग मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने गाड़ी हीर के फ्लैट के बाहर रोक दी। दोनों ही एक दूसरे के साथ 2 घंटे से थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं की। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि जाओ, तुम्हारा फ्लैट आ गया। वहीं हीर का मन तो बिल्कुल भी हर्षवर्धन को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही। इसीलिए हीर गाड़ी से उतर गई। हीर अपने फ्लैट की बिल्डिंग के अंदर चली गई। हीर का मुंह पूरे तरीके से लटक गया था। वह आज रात भी हर्षवर्धन का साथ चाहती थी, जो उसे मिला नहीं। वहीं हीर अपने फ्लैट में आई और सोफे पर बैठ गई और बैठते ही वह सोफे पर धीरे धीरे करके लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो हर्षवर्धन के साथ आज बिताए हुए कुछ पल उसे याद आने लगे। वह सब याद करते हुए हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हीर के फ्लैट की बेल बजी। हीर उठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है कि आखिर इस वक्त हीर के घर में कौन आया है। हीर उठी और उसने गेट खोला। सामने हर्षवर्धन खड़ा था, जिसे देखकर हीर की दिल की धड़कनें फिर से भागने लगी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ना तो हर्षवर्धन ने कुछ कहा और ना ही हीर कुछ कहना चाहती थी। हर्षवर्धन ने इशारों में अंदर आने के लिए कहा तो हीर को याद आया कि वह कब से गेट पर ही खड़ी है। फिर आगे से हट गई और हर्षवर्धन कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने इशारों में ही पानी मांगा और हीर भी बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। हीर ने जल्दी से एक गिलास में पानी लिया और उसे लेकर हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन ने भी हीर से पानी का गिलास लेकर पी लिया। हीर हर्षवर्धन से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन हीर को हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन लेकर जाना चाहता था, लेकिन हीर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह उसकी हीर है। वहीं वह दोनों जहां मेंशन में एक दूसरे के जितना करीब थे, वहीं आज उतना ही दूर चले गए थे। हर्षवर्धन खुलकर इसलिए नहीं बोलता था कि हीर डिसाइड कर चुकी है कि वह नैना कपूर को हरा कर रहेगी। हीर इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि शिवाय ने उसे मना किया था, लेकिन दोनों ही आंखों आंखों में एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। तभी हर्षवर्धन ने अपनी जेब में हाथ डाला और हीर की पायल निकालकर अपनी हथेली हीर की तरफ बढ़ा दी। यह देखकर हीर की आंखों में फिर से शर्म तैर गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसके हाथ पायल को उठाने के लिए बढ़ तो रहे थे, लेकिन कांप भी रहे थे। उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन उससे पिछली रात की बातें पूछने ना लगे। हीर ने कांपते हुए हाथों से उस पायल को उठा लिया, लेकिन हीर के अंदर हर्षवर्धन को देखने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर हीर को ऐसे देखकर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के चेहरे पर लगाया और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया तो हीर की आंखों में से एक आंसू हर्षवर्धन के हाथ पर गिर गया। हर्षवर्धन ने छुप कर हीर के आंखों पर अपने होंठ रख दिए और हीर ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को अपनी बाहों में समेट लिया। ना तो हीर कुछ बोल रही थी और ना ही हर्षवर्धन, लेकिन हीर हर्षवर्धन के गले लगकर सुबक रही थी और हर्षवर्धन भी समझ रहा था कि हीर इतना रो क्यों रही है। थोड़ी देर हर्षवर्धन हीर की कमर को रब करता रहा और हीर भी हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर रखकर सुबकती रही। अगले ही पल हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और धीरे धीरे फ्लैट के बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को बेड पर लिटा दिया और जैसे ही उठने को हुआ, हीर ने हर्षवर्धन की दोनों बाहों को पकड़ लिया और फिर से उसे गले लगाकर सुबकने लगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर की आंखों को चूम लिया। हर्षवर्धन ने हाथ बढ़ाकर नाइट स्टैंड के लैंप को बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे हीर और हर्षवर्धन एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। अपने घर को देखकर आर्या ने एक राहत की सांस ली और जैसे ही उतरने के लिए उसने गाड़ी के हैंडल को छूकर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की, उस गाड़ी का गेट नहीं खुला। आर्या ने कसकर आंखें बंद कर दी। वह समझ गई कि शिवाय ने जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। आर्या ने हिम्मत करके शिवाय की ओर देखा।
इस वक्त आर्या ने बिल्कुल छोटे पप्पी की तरह मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था। आर्या को शिवाय से डर भी लग रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, शिवाय। शिवाय ने गुस्से में आर्या को देखा। सर प्लीज इसे खोल दीजिए, आर्या ने अपनी बात पलटते हुए धीरे से कहा। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, सर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी इस कैंची जैसी जुबान से मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा बोलती हो और मैं अपने बारे में इतना अच्छा सुनना पसंद नहीं करता। देखो अब समझ आया कि उसने जो कुछ शिवाय के बारे में विराज से कहा था वह सब शिवाय ने सुन लिया। आर्या ने धीरे से कहा, सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। आर्या को ऐसे देखकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। शिवाय ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा जाओ। शिवाय ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और आर्या जल्दी से उतरकर भाग गई। लेकिन वह रजावत हाउस के मेन गेट तक जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, छुई मुई रुको। आर्या रुक गई, लेकिन उसे इस वक्त सच में बहुत डर लग रहा था। आर्या ने धीरे धीरे पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, मुझे गुड नाइट बोलकर जाओ। आर्या ने डर के मारे अपना सलाइवा गटका और धीरे से बोली, गुड नाइट सर। शिवाय ने हाथ बांध कर कहा, ऐसे बोलते हैं गुड नाइट? आर्या ने भी धीरे से पूछा, तो कैसे बोलते हैं? शिवाय आर्या के करीब चला गया। आर्या भी धीरे धीरे पीछे हटती हुई गेट से सट गई। शिवाय आर्या के बहुत करीब चला गया। आर्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या के चेहरे को देखने लगा। आखिर कितने दिनों बाद उसने आर्या को इतने करीब से देखा था। शिवाय का इंतजार बढ़ता जा रहा था। वहीं आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था और अगले ही पल शिवाय ने अपने होंठ आर्या के माथे पर रख दिए। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, दवाई टाइम से लेना, अब जाओ। वहीं आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पहले भी उसने शिवाय को अपने इतने करीब आने दिया हो, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने अपना ख्याल झटक दिया। लेकिन फिर भी उसे शिवाय के किस में अपनापन महसूस हुआ। तभी आर्या के कानों में शिवाय की आवाज आई, अगर ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कहीं और भी किस कर लूंगा। यह सुनते ही आर्या अपने सेंस में वापस आई और जल्दी से घर के अंदर भाग गई। वहीं शिवाय ने फिर से अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, मेरी छुई मुई सच में मुझे भूल गई। राजवीर का घर। राजवीर और रूही दोनों ही खाना खा रहे थे। रूही ने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाना सीख लिया था, लेकिन राजवीर अपनी आदत से मजबूर रूही को पट्टी पर नहीं चढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने कभी भी रूही के खाने की तारीफ नहीं की। वहीं रूही तो हर रोज और ज्यादा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती ताकि राजवीर कभी तो उसके खाने की तारीफ करे। थोड़ी देर खाना खाने के बाद रूही ने किचन साफ कर दिया। राजवीर अपने कमरे में चला गया। वहीं रूही मुंह बनाकर राजवीर को देख रही थी। 1 महीने से ज्यादा हो गया था। रूही और राजवीर दोनों के बीच उतनी ही दूरी थी जितनी पहले थी। रूही भी मन मार कर अपने कमरे में आ गई। रूही बेड पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। रूही अपना फोन ढूंढने लगी तो रूही को उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। रूही ने आवाज लगाई, राजवीर। राजवीर। थोड़ी देर बाद राजवीर भी अपने फोन की टार्च जलाकर रूही के कमरे में आ गया। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, यह अचानक से लाइट क्यों चली गई? राजवीर ने कहा, अचानक से नहीं गई, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। रूही ने कहा, अब तो हम क्या करेंगे? देखो राजवीर, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बड़ी मुश्किल से पंखे में सोने की आदत डाली है और अब अगर पंखा भी नहीं चलेगा तो मैं कैसे सोऊंगी? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो कहता हूँ मेंशन वापस चली जाओ, यहाँ रहना आसान नहीं है, वरना छोटी छोटी प्रॉब्लम में दब कर रह जाओगी। यह सुनते ही रूही का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल उसने भी मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। जब मैं एसी से पंखे पर आ सकती हूँ तो पंखे के बिना भी सो सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे भी मेरे कमरे में या 2 खिड़की लगी है ना, मैं इन्हें खोलूंगी। इतना कहकर रूही उन खिड़कियों के पास गई और उसने वह खिड़कियां खोल दी। उन खिड़कियों में से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसे महसूस करके रूही को कुछ तो सुकून मिला। वैसे तो राजवीर के घर में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन फिर भी रूही के लिए वह बहुत सारा काम था। रूही सारा दिन काम
करके थक जाती थी। अब उसका आराम का टाइम होता था। आज ही लाइट चली गई। रूही ने थोड़ी देर हवा को महसूस किया, तभी राजवीर भी वहां आ गया। रूही ने राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर मुझे नींद नहीं आ रही, तुम कैसे सोते हो? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, छत पर। रूही ने पूछा, तो क्या तुम अकेले छत पर सोते हो? राजवीर ने कहा, पहले तो अकेला ही सोता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ सोऊंगा। चलो छत पर चलते हैं। राजवीर उसके साथ छत पर सोएगा, या सोच सोच कर तो रूही के मन में लड्डू फूट रहे थे। रूही तो छत पर सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर लपेटा और बोली, हाँ बताओ, छत पर जाने के लिए क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? राजवीर ने कहा, तुम बस पानी का एक बोतल लेकर छत पर चलो, मैं बिस्तर लेकर आता हूँ। रूही ने राजवीर की बात मान ली। उसने फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाली और छत पर जाने लगी। वहीं राजवीर भी पीछे पीछे बिस्तर लेकर आ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ही घर की छत के ऊपर थे। रूही ने आसपास नजर घुमाई तो आसपास बहुत सारे लोग घर की छत पर ही आ गए थे। रूही ने कहा, अच्छा राजवीर, जब तुम्हारे मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो सारे मोहल्ले वाले छत पर ही सोते हैं? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और कहाँ सोएंगे, नीचे तो गर्मी लगती है, इसीलिए छत पर ही आकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर ने छत पर बिस्तर लगा दिया। रूही उस बिस्तर पर बैठी हुई बोली, राजवीर मैं पहली बार ऐसे खुले में सो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा ना? राजवीर ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, इसमें मजे वाली क्या बात है? या तो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता रहता है, जब लाइट चली जाती है तो छत पर ही सोने आते हैं। रूही ने कहा, लेकिन मैं तो पहली बार सोऊंगी ना, इसीलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ कि आज पहली बार मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। कहते हुए रूही के चेहरे की खुशी अलग ही नजर आ रही थी। वहीं राजवीर को तो कहीं ना कहीं रूही की बात सुनकर शर्म आ रही थी। राजवीर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने रूही को दूसरे बिस्तर पर लेटने का इशारा करते हुए कहा, अब बैठी रहोगी, सो जाओ। रूही भी बिस्तर पर लेट गई। राजवीर रूही के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था। रूही ने करवट लेकर राजवीर की ओर देख कर कहा, राजवीर अगर रोज लाइट चली जाएगी तो क्या हम रोज छत पर सोएंगे? राजवीर ने कहा, हाँ, इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही ने कहा, लेकिन राजवीर तुम इन्वर्टर क्यों नहीं लेते? राजवीर ने कहा, मैं अकेला हूँ, मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। रूही ने राजवीर का चेहरा अपनी तरफ पकड़कर घुमाते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद तो हम छत पर साथ में सो रहे हैं और तुम हो कि मुंह घुमाकर लेट गए। मुझसे बात करो ना। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, रूही मैं थक गया हूँ, पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। राजवीर की बात रूही को बुरी लगी। वह जितना भी राजवीर से बात करने की कोशिश करती, उसके नजदीक जाने की कोशिश करती, राजवीर उतना ही उसे इग्नोर करता। रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई और फिर उसने भी अपना सिर तकिए पर रख लिया। रूही ने राजवीर की तरफ करवट ली और अपना एक हाथ राजवीर के पेट पर रख लिया और धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। रूही के सोते ही राजवीर ने अपनी आंखें खोली और करवट लेकर रूही को देखने लगा। राजवीर पूरी फुर्सत से रूही को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही रूही की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेगा। ना चाहते हुए भी राजवीर धीरे धीरे रूही की ओर झुकने लगा और उसने अपने होंठ रूही के माथे पर रख दिए। राजवीर ने एक मीठी सी किस कर थोड़ा सा ऊपर उठा। उसने हल्के से रूही के गाल पर हाथ लगाया और जैसे ही उठने को हुआ, रूही ने उसके दोनों कॉलर पकड़ लिए। यह देखकर राजवीर की तो आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने अपनी हकलाती हुई जुबान से कहा, तुम सोई नहीं? रूही ने राजवीर के कॉलर को खींच कर पकड़ा हुआ था, उसे थोड़ा सा खींचकर अपने नजदीक करते हुए कहा, नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं सो जाऊंगी तो आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? राजवीर ने कहा, रूही कॉलर छोड़ो, देखो हम यहाँ छत पर हैं, कोई आसपास देखेगा तो क्या सोचेगा? रूही ने कहा, क्या सोचेगा, मैं आपकी पत्नी हूँ और वह भी धर्म पत्नी, किसी गैर मर्द की कॉलर थोड़ी पकड़े हुई हूँ जो कोई उल्टा सीधा सोचेगा। राजवीर का आज रूही के सामने पोपट बन गया था। यह कहते हुए राजवीर की चोरी पकड़ी गई थी। तभी रूही ने कहा, मुझे एक बात बताइए और सच सच बताइए, ऐसे कितनी बार मेरे करीब आए हो? राजवीर रूही के सवालों से बचना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सख्ती से बोला, रूही कॉलर छोड़ो। रूही ने भी थोड़ा सा ऊपर उठकर राजवीर के होठों को हल्का सा चूम लिया और फिर से बोली, नहीं छोड़ रही, क्या कर लोगे? जो प्यार तुमने मुझे अभी किया वह अब दोबारा करो। राजवीर हल्के गुस्से में बोला, नहीं करूंगा, अब तो छोड़ो मुझे। रूही ने भी कहा, नहीं करोगे? राजवीर ने ना में एक बार गर्दन हिला दी। रूही ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी सबके सामने चिल्लाना शुरू कर दूंगी कि तुम मुझे मारते पीटते हो,
सभी मोहल्ले वाले हमारी छत पर आ जाएंगे और फिर तुम्हारी अच्छे से धुलाई होगी। यह सुनते ही राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, पागल हो गई हो, अपने पति को पिटवाओगी? रूही ने कहा, मैं तो अपने पति से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति ही पिटने वाले काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? राजवीर समझ गया कि रूही आज उसे छोड़ने वाली नहीं है। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, कल नीचे कर दूंगा। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अभी करो, कल नीचे भी कर देना। राजवीर को रूही की हरकत पर शर्म भी आ रही थी। अगर राजवीर रूही के बीच में सब कुछ ठीक होता तो राजवीर भी उस लम्हे को जीता, लेकिन वह अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि रूही इस जिंदगी से निकलकर अपनी जिंदगी में चली जाए, जहां उसे वह सब कुछ मिले जो वह डिजर्व करती है। इतने में रूही ने फिर कहा, राजवीर तुम मुझे किस करोगे? या मैं सच में चिल्लाने लगी। राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। रूही ने तेजी से कहा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। राजवीर ने झटके से रूही के मुंह पर हाथ रखकर कहा, या क्या कर रही हो? कहाँ से सीखा यह सब? रूही ने बड़े एक्साइटेड होकर कहा, यही बगल वाली आंटी से। वह जब अपने पति से लड़ती हैं तो ऐसे ही बोलती हैं, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी के डायलॉग तुम पर ट्राई करूं। राजवीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर गुस्से में कहा, या क्या सीख रही हो? क्या लोगी तुम चुप होने का? रूही ने कहा, कितनी बार तो बता चुकी हूँ, अब जल्दी से बताओगे या मैं दोबारा चिल्लाऊं? राजवीर कुछ नहीं बोला। इतने में रूही फिर चिल्लाई, मैं लुट गई। लेकिन इससे आगे की कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। राजवीर का एहसास पाकर रूही की आंखें भी बंद हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी सदियों बाद उसे राजवीर का प्यार मिल रहा है। शायद अब तक का सबसे प्यारा लम्हा रूही के लिए यही था, जब राजवीर उसे अपनी प्रेजेंट फील करा रहा था। वहीं रूही के रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे राजवीर रूही को किस कर रहा था, वैसे वैसे रूही की दिल की धड़कनें भी भाग रही थी। करीब 1 मिनट बाद राजवीर रूही से दूर हुआ। राजवीर रूही के चेहरे की ओर देख रहा था, जो पूरी तरीके से लाल हो गया था। रूही ने जैसे तैसे अपनी बंद आंखों को खोला तो उसकी नजर राजवीर की आंखों से टकरा गई। राजवीर ने एक बार फिर झुककर रूही के माथे को चूम लिया और फिर अपनी जगह लेट गया। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं हुई। रूही राजवीर के थोड़ा सा करीब हुई और उसने राजवीर के कंधे पर अपना सिर रख लिया और अपना हाथ राजवीर के पेट पर रख दिया और धीरे धीरे दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। सुबह जब राजवीर की आंख खुली तो रूही उनके पास नहीं थी। राजवीर ने आसमान की तरफ देखा तो सूर्य नारायण भी दर्शन दे चुके थे। उन्हें पहली किरण जब राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो राजवीर की आंख खुल गई। राजवीर उठा, उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर समेट कर नीचे आ गया। राजवीर ने देखा रूही घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। राजवीर भी पलट के रूही को ही देखता रहा। उसके जहन में कल रात की बातें याद आ गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट। वही रूही तो पूरे मन से घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पलट कर देखा तो राजवीर बिस्तर लेकर खड़ा हुआ था। रूही ने राजवीर को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी रिप्लाई देते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग रूही। रूही ने कहा, बिस्तर लेकर खड़े रहोगे? राजवीर अपने सेंस में वापस आया और बोला, नहीं, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। वहीं रूही को तो भी कल रात की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रूही फिर किचन में चली गई और राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगी। हीर का फ्लैट। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया और उस भार को महसूस करके हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक सुकून भारी मुस्कुराहट, एक ऐसी मुस्कुराहट जो हर्षवर्धन हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता था, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे उसने पिछले 6 महीने से खो दिया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा झुककर हीर के चेहरे को अपने सीने से हटाकर तकिए पर लिटा दिया। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर खुद में ही कसमसाई और बोली, क्या कर रहे हैं पीहू के डैडी? हीर नींद में यह सब बोल रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन बेड से उठकर फ्रेश होने चला गया और तैयार होकर बाहर आ गया। हर्षवर्धन हीर के पास गया। उसने हीर का माथा चूमा और फिर उसके फ्लैट से चला गया। करीब 1 घंटे बाद हीर की आंख खुली। हीर ने भी अंगड़ाई तोड़कर करवट ली। उसने जब अपने पास हर्षवर्धन को नहीं देखा तो उसका मन उदास हो गया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पीहू के डैडी जा चुके हैं और हीर भी खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपने बेड को ठीक करने लगी तो हर्षवर्धन की वॉच कंबल पर पड़ी दिखाई दी। हीर ने हर्षवर्धन की वॉच उठा ली और उस पर किस कर दिया
और फिर खुद में ही खुश होकर बोली, आई लव यू पीहू के डैडी। वहीं हर्षवर्धन, जिसने अभी अभी मेंशन के बाहर गाड़ी रोकी थी, उसने भी खुद में ही खुश होकर कहा, आई लव यू टू पीहू की मम्मी। थोड़ी देर बाद मेंशन में सब नाश्ता कर रहे थे। वहीं शिवाय का मूड खराब था, क्योंकि कल भी आर्या के सामने उसकी सच्चाई आते आते रह गई। वहीं विराज और पैंथर, उन्हें चोटें तो लगी हुई थी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दोनों ही एक बार शिवाय को देखते और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते। वहीं शिवाय ने एप्पल उठाया और पैंथर की तरफ मारते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है, कल रात कहाँ गई थी हंसी, जब उन लोगों से पिट रहे थे। विराज ने हंसते हुए कहा, या तो आप सरासर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 पंच खाए हैं, बाकी पता नहीं कितनों को मारा भी है। थोड़ी देर बाद वहां हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन ने जब सबको मस्ती मजाक करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, क्या हुआ, तुम सबको चोटें कैसे लगी? कल रात जो कुछ भी हुआ पैंथर ने हर्षवर्धन को बता दिया। वहीं जैसे जैसे पैंथर बोल रहा था, हर्षवर्धन को गुस्सा आता जा रहा था। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, तो रणविजय सिंह राणा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शिवाय ने हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, आ जाएगा चाचू, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। आप नाश्ता कीजिए, ऑफिस भी जाना है। सब नाश्ता करने लगे। हर्षवर्धन नोटिस कर रहा था कि शिवाय का मूड आज भी खराब है। हर्षवर्धन ने कहा, क्या हुआ शिवाय, क्यों इतना मूड खराब है? शिवाय ने कहा, कुछ नहीं चाचू, कल रात भी छुईमुई ने मुझे बॉडीगार्ड समझ लिया। यह सुनते ही हर्षवर्धन की हंसी छूट गई। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक होती रही, फिर सबने खाना खा लिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने विराज और पैंथर को देखकर कहा, तुम दोनों ऑफिस चले जाओ, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। अपने चाचू की बात सुनकर विराज और पैंथर ऑफिस के लिए निकले। वहीं हर्षवर्धन शिवाय को देख रहा था और शिवाय ने कहा, कहिए क्या कहना है आपको? हर्षवर्धन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता, तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चले? शिवाय ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। हर्षवर्धन ने कहा, मैंने हिंदी में ही बोला है कि तुम क्यों चाहते हो कि आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी से क्या होगा? अगर आर्या को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी, क्या वह तुम्हें प्यार करने लगेगी? क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा? शिवाय अब सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर आर्या को पता भी चल जाए कि वह कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई नौकर या ड्राइवर नहीं, बल्कि शिवाय रघुवंशी है, तो क्या होगा? वह आर्या सच में उससे प्यार करने लगेगी। बात तो वही हुई, ज्यादा से ज्यादा वह उसकी इज्जत करने लगेगी। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहिए। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय मान लो अगर उसे पता भी चल गया कि तुम शिवाय रघुवंशी हो और तुम अब बन ठनकर उसके सामने चले भी गए, तो क्या तो तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी पर्सनालिटी से प्यार करे? तुम चाहते हो वह तुम्हारे रुतबे से प्यार करे? तुम चाहते हो कि वह तुम्हें इसलिए प्यार करे क्योंकि तुम हैंडसम हो, रिच हो, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो? क्या चाहते हो कि वह तुम्हारी अमीरी से प्यार करे या तुमसे प्यार करे? शिवाय कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन की कही हुई बात सच थी। शिवाय चाहता क्यों था कि उसकी आइडेंटिटी आर्या को पता चल जाए? क्योंकि वह जानता था कि अगर आर्या को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो कहीं ना कहीं आर्या इससे इम्प्रेस हो जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा। शिवाय ने अपनी कमर चेयर पर टिका ली और हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, चाचू प्लीज आप मुझे सही सही बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, देखो शिवाय, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने प्यार पर यकीन है तो आर्या तुम्हारे रुतबे से नहीं, तुमसे प्यार करेगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, कि वह तुमसे प्यार करे कि तुम्हारे रुतबे से। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, उम्मीद करता हूं कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वह तुम समझ गए। बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया। वहीं शिवाय हर्षवर्धन की बातों को समझने के लिए मजबूर हो गया और अंदर ही अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी आर्या को उसके रुपये से नहीं, उससे प्यार करना होगा। अमेरिका में सांझ को शौर्य के ऑफिस में काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मजाल शौर्य ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। अब तो सांझ दिन पर दिन चिढ़ती जा रही थी, लेकिन बेचारी शर्म के चलते कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सांझ का कभी कभी मन करता था कि 100 पीस उठाकर शौर्य के सिर पर मार दे, लेकिन शौर्य उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वह तो आता, अपना काम करता, डेस्क पर बैठ कर ही लंच कर लेता और फिर घर चला जाता। आज सांझ जब ऑफिस आई तो वह डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह शौर्य के सामने जाएगी। सांझ जाकर गुस्से में शौर्य के बराबर में बैठ गई
और शौर्य अपनी आदत से मजबूर उसने एक बार भी सांझ को नहीं देखा। अब सांझ का गुस्सा दुगना हो गया। सांझ वहां से उठी और सीधा मैनेजर के केबिन में गई। मैनेजर ने जब सांझ को देखा तो ग्रीट करके कहा, मैम आप यहाँ कुछ चाहिए? सांझ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कल से आपका काम मैं करूंगी। मैनेजर ने और कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप केबिन में रखी अपनी सीट पर से उठ गया और इशारों में सांझ को वहां बैठने के लिए बोल दिया। सांझ जाकर मैनेजर की चेयर पर बैठ गई और अपने नाखूनों से टेबल को टैप करने लगी। उसने जो साउंड क्रिएट हो रहा था वह उस साउंड को सुनकर मैनेजर कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि दिव्यांश ने स्ट्रिक्टली कहा था कि सांझ को कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर सांझ ने कहा, आप जाइए और शौर्य से कहिए मेरे लिए कॉफी लेकर आएगा। मैनेजर जानता था कि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो प्रोटोकॉल से अलग हो, लेकिन सांझ के आर्डर को भी मना नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। मैनेजर सोच ही रहा था कि वह शौर्य को कॉफी लेकर केबिन में कैसे भेजे, क्योंकि शौर्य ऐसा कोई काम नहीं करता था जो किसी का पर्सनल हो। उसे बस अपने काम से काम रखना ही पसंद था। मैनेजर ने कुछ सोचा और एक कॉफी तैयार की और उसे लेकर शौर्य के पास आ गया। मैनेजर शौर्य को देखकर कहा, शौर्य आनल की बेटी आई है, तुमसे मिलना चाहती है, केबिन में है, जाओ जाकर मिल लो। शौर्य ने मैनेजर को देखकर कहा, मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैनेजर ने कहा, वह तो मुझे नहीं पता। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और केबिन की तरफ जाने लगा। मैनेजर ने हिम्मत करते हुए कहा। शौर्य ने पलटकर मैनेजर को देखा। मैनेजर ने कहा, वाह, यह कॉफी मैडम के लिए लेकर जा रहा था, तुम ले जाओ। शौर्य ने गुस्से में मैनेजर को घूरा, लेकिन मैनेजर उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देख रहा था। शौर्य कॉफी लेकर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर की आंखों को देखकर उसने मैनेजर के हाथ से कॉफी कप ले लिया और केबिन की ओर बढ़ गया। वहीं सांझ तो बस केबिन के गेट को देख रही थी और तभी केबिन का गेट खुला। सामने शौर्य कॉफी का कप लेकर खड़ा हुआ था। शौर्य ने सांझ को देखा और सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं शौर्य वेट कर रहा था। शौर्य ने कॉफी का कप टेबल पर रख कर कहा, कहिए मैम, मुझसे क्या काम है? यह सुनते ही सांझ तो आंखें हैरानी से फैल गई। सांझ कुछ बोल नहीं रही थी, बस शौर्य को देख रही थी एक उम्मीद भरी नजरों से कि शायद शौर्य उससे बात करेगा और ठीक से बात करेगा। लेकिन शौर्य तो ऐसे हेल्प कर रहा था जैसे सच में सांझ को जानता ही नहीं। शौर्य ने फिर कहा, मैम आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। शौर्य के ऐसे बोलने से सांझ का गला भर गया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे कॉफी नहीं पीना। शौर्य ने कहा, हाँ मैं जानता था कि आपने यह कॉफी पीने के लिए नहीं मंगवाई बल्कि मुझे बेइज्जत करने के लिए मंगवाई है। शौर्य को इस वक्त सांझ पर गुस्सा आ रहा था। वहीं सांझ तो शौर्य की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सांझ ने कहा, मैंने आपकी बेइज्जती कब की? शौर्य ने कहा, तो कर दो, यही तो करने आई हो। पिछले एक हफ्ते से मेरे आगे पीछे घूम रही हो। सांझ को एक और झटका लग गया और सांझ अब समझ गई कि शौर्य पिछले एक हफ्ते से जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। सांझ ने अब शौर्य से साफ साफ बात करने की सोच ली। सांझ ने कहा, शौर्य आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? शौर्य ने भी गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा, देखो सांझ, मुझे रघुवंशी फैमिली पर बहुत गुस्सा है और तुम रघुवंशी फैमिली से जुड़ी हुई हो, इसीलिए मुझे तुम पर भी गुस्सा आता है। ऐसा ना हो कि दिव्यांश का गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूं, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और यह छोटी छोटी हरकतें करना बंद कर दो। ऐसा करने से मेरे तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता नहीं बनेगा। शौर्य जाने लगा तो सांझ ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने क्या किया है शौर्य कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं कोई रघुवंशी फैमिली के करीब नहीं हूँ, बस मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं मेंशन में रहती हूँ। अगर मैं वहां से चली जाऊं तो क्या मेरे और तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता बन जाएगा? शौर्य ने पलटकर सांझ को देखा और बोला, देखो सांझ, एक बात तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों में अपने लिए इज्जत के साथ साथ प्यार भी देखता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। पागल नहीं हूं मैं, आधी दुनिया घूमी हुई है, मैं जानता हूं कि तुम मेरे आगे पीछे चक्कर क्यों लगाती हो। कोई फायदा नहीं सांझ, सिवाय दुख के। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत पालो।
अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एक बार फिर कह देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो बेहतर होगा कि तुम मेरे और मेरे प्यार के बीच में मत आओ। सॉरी अपनी बात बोलकर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया और बिना पलटे बोला, तुम यहाँ आई हो तो दिव्यांश भी जरूर आया होगा। आफ्टर ऑल उसकी आदत जो है गलती करके दृष्टि के आगे पीछे घूम कर माफी मांगने की, लेकिन इस बार दृष्टि उसे माफ नहीं करेगी। सौर्य केबिन से चला गया। सौर्य के जाते ही सांझ फूट फूट कर रोने लगी। सांझ पहले ही सौर्य की बेरुखी से परेशान थी और अब जब उसने यह सुन लिया सौर्य किसी और से प्यार करता है तो अब तो सांझ की उम्मीद भी टूट गई। सांझ ऑफिस में नहीं रुकी, वह सौर्य के पास गई और उसके पास रखे डेस्क से अपना बैग उठाया और बिना सौर्य की तरफ देखे नम आंखों से वहां से चली गई। वहीं सौर्य सांझ को जाता हुआ देख रहा था। सौर्य को बुरा तो लग रहा था, लेकिन सौर्य को उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस जरूर आएगी और वह अपनी चाशनी का इंतजार करेगा। इसलिए उसने सांझ का दिल तोड़ दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सौर्य भी ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपने बेटे के साथ खेल रहा था। दृष्टि अपने बेटे को दिव्यांश के पास छोड़कर किचन का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चली गई। वहीं दिव्यांश और देव ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। डांस कर करके अपने बेटे के साथ साथ खेल रहा था। वहीं उसका बेटा भी वॉकर में बैठा हुआ अपने दोनों हाथों को हिला हिलाकर खुश हो रहा था। दोनों बाप बेटा एक साथ पूरी मस्ती कर रहे थे। देव जितना हंसता दिव्यांश उतना ही नौटंकी करता। वैसे भी देव के अलावा वहां कोई था नहीं, तो दिव्यांश को नौटंकी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइफून अपने 8 महीने के बेटे के लिए मस्ती कर रहा है। दिव्यांश और देव ने खूब मस्ती की। दिव्यांश ने घर का कोई काम नहीं किया, बल्कि सारा घर फैलाकर रख दिया। उसे आज बस अपने बेटे की खुशी दिखाई दे रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब दृष्टि घर में आएगी तो क्या कहेगी। वह तो बस देव को हंसाने में बिजी था और देव भी आज दिव्यांश की हरकतें देखकर खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि सामान लेकर अपार्टमेंट की ओर आ रही थी। उसने अपार्टमेंट के बालकनी में ही देव के हंसने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैसे वह जब सामान खरीद रही थी तो सोच रही थी पता नहीं देव रो तो नहीं रहा होगा, लेकिन दिव्यांश ने तो देव को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। यही सब सोच सोच कर दृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। दृष्टि ने जैसे ही अपार्टमेंट में पैर रखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा घर तहस नहस हो रखा था। सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे, कुशन जमीन पर पड़े थे, बेडशीट इधर उधर पड़ी हुई थी। वहीं देव भी दिव्यांश को देखकर खुश था। दिव्यांश ने एक हाथ में चम्मच पकड़ा हुआ था, एक हाथ में पेन पकड़ा हुआ था। सिर पर कांटे चम्मच का ताज बना रखा था। चेहरे पर आटा लगा हुआ था। ब्लैक शर्ट व्हाइट हो रखी थी। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन दिव्यांश को तो कुछ होश ही नहीं था। वह तो अब भी म्यूजिक सिस्टम पर देव को देखकर डांस कर रहा था। दिव्यांश को डांस करना नहीं आता था, इसलिए वह बहुत ज्यादा फनी लग रहा था और दृष्टि भी उसे हाथ बांध कर पीछे से देख रही थी। दृष्टि ने देव को देखकर हाय किया और देव ने भी अपनी मां को देखकर दोनों हाथ हिला दिए, लेकिन दिव्यांश इस चीज से बेखबर अपने बेटे के सामने माइकल जैक्सन बना हुआ था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश रुक गया और उसने देव को देखकर कहा, बड़ा मजा आ रहा है ना। बाप को नाचते हुए देखकर देव हंसने लगा। वही यह बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन इतने में दिव्यांश ने फिर कहा, बेटा तेरी माँ को पता चल गया ना मैं तेरा बाप हूं तो यहीं के यहीं कत्ले आम हो जाएगा। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।